हेलो प्यारे दोस्तों। पिछले क्लिप में फर्स्ट क्लिप में मैंने केपलर्स लॉ के बारे में आपको ब्रीफली बताया था। केपलर्स लॉ सिर्फ डिस्कस करना है तो वो काफी समय तक कर सकते हैं, काफी डेप्थ में जा सकते हैं, बट अपना बेसिक पर्पस है ग्रेविटेशन सीखने का है। इसलिए केपलर्स लॉ के ऊपर जो भी हमने नॉलेज लिया है इतना सफिशिएंट है। और अब इस क्लिप में मैं सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। ये केपलर्स लॉ और सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों को इकट्ठा करके कंबाइन करके फिर अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ फिर से जा सकते हैं। What I'm going to discuss with you is a centripetal force. सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स रहता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इमेजिन करो कि आप, मैं भी जब स्टूडेंट रहता था तो मैं भी वो खेल खेलता था कि चाबी ले ली एंड देन ऐसा ऐसा करते घुमाते घुमाते ऐसा ऐसा हम करते थे। आपने भी किया होगा। उस प्रोसेस में देखो, उसको सर्कल में, वो चाबी को या कोई भी स्टोन को सर्कल में घूमना है तो अपनी उंगली की तरफ उसको खींचना पड़ता है। उसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी देके फिर अपनी तरफ खींचना पड़ता है, तभी सर्कुलर मोशन होता है। दुनिया में सर्कुलर मोशन बहुत है। हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल में घूमता है, हर प्लैनेट उसके स्टार के अराउंड अप्रोक्सीमेटली सर्कल में घूमता है। तो ऐसी बात करेंगे, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मोशंस जो है वो सर्कुलर मोशंस, और वो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। याद रहे कि सेंट्रीपेटल फोर्स नाम का कोई फोर्स रहता नहीं है। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ जाता है उस फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला, ये कोई सर्कुलर मोशन है। चलो मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बचपन में आपने टॉय कार लिया होगा, खेली होगी, स्प्रिंग पे चलने वाली, बैटरी पे चलने वाली। इमेजिन, और अगर आपके पास है तो करके देखो, एक छोटी सी कार है, उसको किसी टेबल से बांध के रखो यहां पे। अब ये बांध के रखने की वजह से यहां पे टेंशन आता है, इधर कुछ तो भी फोर्स आना आता है, और ये कार को आप स्प्रिंग उसको या उसकी चाबी भर दो, इसको आगे जाने को बोलो, ये आगे जाएगा, ये टेंशन उसको इधर खींचेगा टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए ये कार ऐसे सीधी नहीं जाएंगी, बट इट विल गो लाइक दिस एंड फर्दर एट दैट इंस्टेंट इट विल हैव अ डायरेक्शन लाइक दिस। बट ये डोरी में टेंशन है, इसलिए वो ऐसी जा नहीं सकती। इट विल फॉलो ए पाथ समथिंग लाइक दिस। ऐसे उसकी हर पोजीशन हम देखते जाएंगे तो डोरी में टेंशन और उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होने की वजह से उसको सर्कुलर मोशन आता है। तो याद रहे, अभी दुनिया में, यूनिवर्स में कहीं भी सर्कुलर मोशन है तो इट इज बिकॉज ऑफ ए टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स ये कभी ग्रेविटेशनल फोर्स दे सकता है, सेंट्रीपेटल फोर्स कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे सकता है, सेंट्रीपेटल फोर्स कभी ये डोरी में का टेंशन दे सकता है, सेंट्रीपेटल फोर्स कभी वो की चेन में का टेंशन दे सकता है। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ जाता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं
कि सेंट्रीपेटल फोर्स नाम का कोई भी फोर्स दुनिया में अलग से रहता नहीं। जहां सर्कुलर मोशन है वहां सेंटर की तरफ उसको खींचने वाला या ढकेलने वाला जो फोर्स है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv² अपॉन r ऐसा है। ये फॉर्मूला कहां से आया, इसका डेरिवेशन अपने को 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, एनटीएससी में भी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला अपने को अगर मालूम है तो फिर इसका कोरिलेशन और न्यूटन का लॉ का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कोरिलेशन हम कर सकते हैं। तो ये दोनों का कोरिलेशन करने के लिए जिनका अपने को कोरिलेशन करना है और जहां से न्यूटन को शायद ये आइडिया आई होंगी, मालूम है न्यूटन ने क्या सोचा है, कैसा सोचा है, ये कोई बोल नहीं सकता है, बट जहां से उसको आइडिया आई होंगी वो हम सोचने की कोशिश करते हैं। न्यूटन ने बेसिकली ये बोला है कि F इज इक्वल टू G m1, अर्थ के मास के लिए मैं कैपिटल M लिखता हूं और एप्पल के मास के लिए छोटा m लिखता हूं अपॉन r²। और केपलर्स लॉ बोलता है कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अब देखो ये और यहां पे छोटा सा कहीं पर भी डायग्राम में दिखेगा भी नहीं, बट आपको अपने को समझने के लिए मैं एक ट्री निकालता हूं। लेट अस थिंक दैट दिस इज एप्पल ट्री एंड द vertical the tree, the apple will not fall like this, the apple will fall towards the center. So इसका जो r है here that will be equal to the radius of the earth, okay, approximately. और फिर क्या करेंगे कि इसका वेलोसिटी, अगर कोई चीज यहां मूव हो रही है तो उसका पीरियड अपने को जो करने का है वो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये कैसा आता है, और gf इज इक्वल टू, ये दोनों जो अलग अलग इक्वेशंस है ये एक दूसरे से कैसे मैच होते हैं ये अपने को देखने का है। लेकिन ये अभी हम जो छोटे छोटे क्लिप बना रहे हैं इनकी कुछ मर्यादा है, लिमिटेशन है, इसलिए 10-15 मिनट के क्लिप में ये इकट्ठा नहीं हो सकता है। अगले क्लिप में मैं इसको शुरू से लेकर 15 मिनट में दोनों का कॉम्बिनेशन करके दूंगा। लेकिन इस क्लिप का पर्पस आप समझ लो, इस क्लिप में आपको ये समझना है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स towards the center and that is necessary for circular motion. ये चीज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m अपॉन r², और केपलर्स लॉ है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये दोनों का अपने को कोरिलेशन करके लेने का है। अपने को क्या करने का है ये अगर पहले अपने को पता चला तो फिर वो कैसा करने का है इसको आगे देखते हैं। मैं इस क्लिप में ये डेरिवेशन अभी शुरू नहीं करता हूं ताकि आप ये दोनों क्लिप देख के क्या करने का है इसके बारे में सोच सकते हो। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, वो भी आप पढ़ोगे, या उसका डाउनलोड पीडीएफ फॉर्मेट में जो डाउनलोड है वो आपके पास है, वो भी आप पढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से करके दिखाया है, बट मैं भी वो सिंप्लीफाइड मेथड से करके आपको दिखाऊंगा। बट बेसिकली ये सही है और ये भी सही। ये दोनों का कोरिलेशन अगर उस टाइम हुआ तो दैट विल कंफर्म दिस आल्सो एंड दैट विल कंफर्म दिस।
I again end up this clip repeating that in physics law doesn't mean that हमने बनाया उस लॉ से तुम चलो. लॉ मीन्स इट इज ए लॉ ऑफ नेचर, जो कि ये नेचर चलाता है, हम उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते, पहचान सकते हैं. न्यूटन ने पहचाना इसलिए न्यूटन्स लॉ, केपलर ने पहचाना इसलिए केपलर्स लॉ. हियर आई गिव stop to this second clip so that in third clip we can go